नमस्ते साथियों, मैं एसके यानी शांतनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए कक्षा में। आज हम अपनी कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। हमारा आज का क्लास भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान की है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहला चैप्टर जो हमारा है वो भारत, आकार और स्थिति के बारे में जानने के लिए है। तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी ग्लोब पर अगर स्थिति को देखें तो जैसा आप मैप देख रहे हैं, मैप में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारत की अवस्थिति क्या है। भूमध्य रेखा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भू यानी कि पृथ्वी, मध्य यानी कि बीच में, यानी पृथ्वी के बीच में जो रेखा खींची गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो भी अवस्थित जगह होता है, कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, वो क्या कहलाता है, उत्तर। और जो नीचे की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण। हम एक बार इसको पुनः मैप से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये हम ग्लोब हो गया हमारा, बीच से जो रेखा खींची गई है इस रेखा को क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री हमारा हुआ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जो रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री। तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के ऊपर यानी इसके ऊपर का जो गोलार्ध का हिस्सा है ये उत्तर कहलाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे अवस्थित कोई भी स्थान, देश, महादेश, सागर, महासागर क्या कहलाएगा, ये दक्षिण की ओर कहलाएगा। ठीक है, तो नाम से ही हम जानते हैं उत्तर। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ का यहां एन लिखते हैं और नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण में हम साउथ यानी कि दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ का यहां एस। तो भूमध्य रेखा के ऊपर कोई भी स्थान हो वो क्या कहलाएगा, उत्तर की ओर, और भूमध्य रेखा के नीचे अवस्थित कोई भी स्थान हो वो क्या कहलाएगा, दक्षिण की ओर। तो हम देखते हैं भारत की अवस्थिति क्या है। तो हमारा प्यारा भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसकी अवस्थिति को हम देखते हैं। तो मैप में आप देखेंगे कि मैप, जैसे कि ये भारत का मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कि बीच से जो रेखा खींची गई है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। ठीक है, तो ग्लोब पर हम देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन, और चूंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और दक्षिण में जो अवस्थित रेखा है इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब देखते हैं भारत प्यारा हमारा कहां है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो लगभग आपको यहां पे है, यानी कर्क रेखा जो है वो भारत की लगभग मध्य से गुजरती है। तो पहली चीज तो जो पहली बात है वो यहां से ये स्पष्ट हो जाती है कि भारत का ग्लोब पे स्थान क्या है। तो ग्लोब पे भारत, सबसे पहली चीज जो बात सामने निकल के आई है वो ये कि भारत कर्क रेखा के उत्तर की ओर अवस्थित है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं। भारत, ये भी हम बहुत बार सुनते आते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, और यहीं से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है कि किस स्थान का समय कितना आगे होगा, कितना पीछे होगा। हम हमेशा जानते हैं, पढ़ते हैं, हर जगह सामान्य ज्ञान की जानकारी लेते हैं। हम लोग विभिन्न तैयारी करते हैं, आप सामान्य ज्ञान में पढ़े होंगे
कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा लगभग आगे है। ठीक है, हम उस चीज को समझते हैं। आप प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में सुने होंगे, तो 0 डिग्री जो देशांतर है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो भारत यानी कि, और जीएमटी से जो दाहिने साइड है वो उत्तर हो, सॉरी पूरब हो गया, और जीएमटी से प्रधान मध्याह्न रेखा से जो बाईं ओर है आपको दिख रहा होगा वो क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार से इस मैप से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अवस्थिति क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट। अब आते हैं इस मैप पर। इस मैप में देखिए, इस मैप में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये है हमारा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा बच्चों। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो बच्चों है वो नाम से है कि बीच से जा रही है, और भारत जो हमारा ये प्यारा भारत दिख रहा है, सुनहरा भारत, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, और ये 0 डिग्री जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा के दाईं ओर है भारत, और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर की ओर है। तो भारत की अवस्थिति आप यहां से स्पष्ट कर सकते हैं, क्या हो गई, नॉर्थ और ईस्ट, हिंदी में उत्तर पूरब। भारत की अवस्थिति क्या हुई, अगर ग्लोब पे पूछा जाए, आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये, कि भारत की अवस्थिति भूमध्य रेखा पे क्या बनती है, सॉरी भारत की अवस्थिति हमारे ग्लोब या पृथ्वी पे कहां पे है, तो भारत ग्लोब पे यानी कि पृथ्वी पे वह उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। चलिए अब आते हैं अपने भारत, प्यारे भारत के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानकारी अब लेते हैं। ठीक है, तो भारत जो हमारा प्यारा है, इसका विस्तार आप बार बार हर जगह सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, गाने सुनते हैं, नेताओं के भाषण में, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके अरुणाचल तक। तो कच्छ से अरुणाचल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हमारा भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये तो स्थान के रूप में, लेकिन अक्षांश के दृष्टिकोण से, देशांतर के नजरिए से, तो अक्षांश और देशांतर के नजरिए से भारत का फैलाव क्या है। देखिए, पहली चीज तो होता है कि अक्षांश और देशांतर क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में अक्षांश और देशांतर को नहीं जानते हैं। तो जो अक्षांश और देशांतर है, ये भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि एक तरह से फंडामेंटल है, बेसिक है, आधार है। इसके बाद ही आप किसी भी जगह का स्थान समझ पाते हैं। जैसे कि हम पूछें आपका घर कहाँ है, तो कोई कहेगा सर पटना में बोरिंग रोड में है, कंकड़बाग में है, इस गली में है, उस गली में है, इस सेक्टर में है। चाहे दूसरे हिस्से से पूछे तो कोई कहेगा सर दरभंगा में है, एयरपोर्ट के पास है, लहरिया सराय में है। पूर्णिया में पूछेंगे तो बताएगा, इसे बेगूसराय में कहेगा सर लोहिया नगर में है, सरवोदय नगर में है। ठीक है, ऐसे ही गया में। तो सबका अपना अपना अगर कोई एड्रेस बताता है, तो जो उसका एड्रेस है, पता है, वो एक प्रकार से कंप्लीट कभी नहीं होता है। लेकिन जो भौगोलिक निर्देशांक होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, अक्षांश और देशांतर। आप कभी भी गूगल मैप खोलते हैं, तो जैसे ही गूगल मैप को ओपन कीजिएगा, आपको डेसिमल में पूरा डेटा एक आना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो गूगल मैप दिखा रहा है वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है। हर व्यक्ति का जो जहां खड़ा होता है वो उसका पिन पॉइंट यानी कि जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है। और भौगोलिक निर्देशांक यानी अक्षांश और देशांतर, आप कई वेब सीरीज में देखे होंगे कि कोऑर्डिनेट्स की बात की जाती है। अभी अभी एक वेब सीरीज आया था, नाम हमको पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, अरशद वारसी का। ठीक है, तो उसमें बार बार जो विलन होता है वो एक कोऑर्डिनेट छोड़ता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो लोकेशन होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमेशा अक्षांश और देशांतर को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक।
हिंदी में, ठीक है। तो निर्देशांक के माध्यम से हम किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का एकदम एग्जैक्ट, एकदम एक्यूरेटली लोकेशन पता करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही भारत का निर्देशांक क्या है, यानी अक्षांश और देशांतर के दृष्टिकोण से भारत का विस्तार क्या है। तो भारत का जो विस्तार है वो आपको भारत, अगर हम अक्षांश के दृष्टिकोण से देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत विस्तारित है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक विस्तारित है। हम एक मैप के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। जैसे ये हमारे प्यारे भारत का मैप हुआ, भूगोल में मैप का बहुत ज्यादा महत्व है। भूगोल में ही नहीं, देख हम आपको इस क्लास के आखिरी में समझाएंगे कि कोई भी विद्यार्थी, आखिर किताबें वही है, समय वही है, 24 घंटा, इंसान वही है, ठीक है। तो कोई विद्यार्थी टॉप काहे कर जाता है बोर्ड में, बताओ? तो टॉप करने का क्या कारण हो सकता है? सब कोई टॉप काहे नहीं करता है? एक ही दो काहे टॉप करता है? अगर टॉप 10 का बात करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 इतना ही आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पढ़ने के तरीके में थोड़ा ना थोड़ा सब जो टॉपर होता है उसका कुछ ना कुछ विशेष होता है। वो जब प्रेजेंट करता है आंसर को अलग तरीके से, उस पर हम आखिरी में 5 मिनट का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्यारे भारत का एक नक्शा हुआ। तो हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो लगभग बीच से प्यारे भारत जो हमारा है उसके गुजरती है, ठीक है। हम बात कर रहे थे भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। तो मैंने कहा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ठीक है। यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। फिर कहते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो ये भारत का अक्षांश और देशांतर के दृष्टिकोण से भारत का विस्तार हुआ, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, मैंने कहा कि भारत के लगभग बीच से गुजरती है, ठीक है। एक और इससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि ये तो बात हो गई भारत के अक्षांश और देशांतर के विस्तार की, लेकिन इसमें एक पॉइंट और ये भी आता है कि ये भारत का मुख्य भूमि है। तो आप पूछ सकते हो कि सर ये बताइए, तो फिर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, वो भी तो है, और अंडमान निकोबार तो भारत से नीचे है, तो उसका विस्तार क्या है? बहुत सही क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या है कि भारत है, अब अंडमान और निकोबार के अगर विस्तार की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है सो द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, इधर ऐसे फैला हुआ है, नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कई अंडमान और निकोबार दो प्रकार के मतलब कई सारे द्वीप हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह है, फिर निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा अंडमान और निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट। क्या है? सबसे नीचे की ओर जाएगा। इधर अंडमान निकोबार का मैप बनाते हैं, आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपको 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। और ये इसका क्या नाम है? इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। समझे? समझ रहे हो ना बच्चा?
तो इस चीज को समझते चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना क्लास में। ओके, तो इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन जो कन्याकुमारी है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। दोनों इस बात को समझना है, ठीक है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहां पे है, ठीक है। कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है, ये तुमको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। ये ओवरऑल भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। अब कहेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो हम तो जान रहे हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर जो अक्षांश है, यही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो निकोबार में है, ठीक है। दक्षिण निकोबार में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो गया। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सुनामी में कहा जाता है कि डूब गया है, ठीक है। क्या हुआ है? डूब गया है। अब आते हैं भारत के सॉरी, अब आते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु पर। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ये कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वालांगू। इसी को कहा जाता है या किबुथु। ये कहां है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे हो बाबू? ठीक है, आज बाबू हो, कल फिर से बहुत अच्छा पढ़ोगे तो कल दूसरे वाले बाबू बनोगे, यानी बड़े अधिकारी बनोगे। तो बाबू, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है अधिकारियों को? बाबू, ठीक है। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, ऐसे करके। चलो, तो ये हम समझ लिए भारत का पूर्वी बिंदु। अब आते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु। ये कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में एक गांव, उसका नाम क्या है? गुहार मोती। कहां है ये? गुजरात में। ये है भारत का सबसे पूर्व पश्चिम का बिंदु। बहुत सारा विद्यार्थी इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होता है। हम कई सारी कक्षाओं में देखे हैं कि सर ये आप बार बार उत्तर लिख रहे हैं, कन्याकुमारी को भी उत्तर लिख रहे हैं, वो तो दक्षिण में है। तो कभी भी हमेशा ये याद रखना कि हम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो लिख रहे होते हैं वो पूरे के पूरे पृथ्वी यानी ग्लोब के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम केवल और केवल भारत के नजरिए से देखते हैं। हमेशा उत्तर और दक्षिण की जब बात की जाती है भौगोलिक रूप से, तो वो हमेशा कैसे किया जाएगा? पृथ्वी के नजरिए से, ग्लोब के नजरिए से, कि कोई भी स्थान ग्लोब पे कहाँ है, ठीक है। इस बात को समझना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर ये ग्लोब है तो कोई भी जो भी स्थान की बात की जाएगी वो हमेशा की जाएगी किस दृष्टिकोण से? तो की जाएगी कि ग्लोब पर उसका स्थान क्या है। जब भी हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखते हैं, कभी भी जैसे हम जहाँ हैं, जैसे हम बिहार में है, ठीक है, पटना में है, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो हम ऐसे कहेंगे तो दक्षिण में है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, बिहार के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए पृथ्वी के नजरिए से, ग्लोब के नजरिए से, तो कहाँ है वो? कन्याकुमारी, वो उत्तर में है, 0 डिग्री से ऊपर है, यानी कि उत्तर है, ठीक है। 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तर है, और ये प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब की ओर है तो वो पूरब है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। हम बहुत बार ये देखते हैं कि विद्यार्थी, मैं तो बार बार अक्षांश और देशांतर बोल रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे टीचर ऐसे मिलते हैं जो कि अच्छे से उस बेस को क्लियर नहीं कर पाते हैं, बस किताब अंडरलाइन पढ़ा रहे होते हैं।
तो अंडरलाइन केवल करने से, पढ़ने से भूगोल नहीं आता है। भूगोल कैसे आता है, वो आपको आएगा कि मैप कितना बना रहे हैं, फिगर कितना बना रहे हैं, ठीक है। हमेशा फिगर मैप वर्क एकदम करते रहना है। कभी भी बिना फिगर या मैप का भूगोल नहीं पढ़ना है। बिना फिगर या मैप का भूगोल तो क्या, मैं बार बार वही बताऊंगा कि इतिहास में भी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ एक मैप बनाना है। हम इस क्लास उस विषय पे आते हैं थोड़ी देर में। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अक्षांश और देशांतर होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर हम इस बेसिक चीज को नहीं जान रहे हो हैं तो हम बार बार अगर ये आपको समझाएं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो कहिएगा सर आप भी तो वैसे बता रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, नहीं, ऊपर से बिल्कुल नहीं जाएगा, सब समझना है, कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं बाबू कि ये जैसे ग्लोब है, तो पहला चीज तो जो अक्षांश और देशांतर में जानना है, खड़ी रेखा को ग्लोब पर अक्षांश देशांतर कहते हैं, पड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, क्या खड़ी रेखा यानी ये जो है, ये क्या है, खड़ी रेखा, ये क्या है, ये आपको देशांतर है, और जो पड़ी रेखा होती है ये वाली, ये क्या है, ये आपको अक्षांश है। पड़ी रेखा अक्षांश, खड़ी रेखा देशांतर। क्या है, खड़ी रेखा अक्षांश और पड़ी रेखा देशांतर। समझे? इसमें भी देखते हैं, तो ये जो रेखा देख रहे हैं ये क्या है, पड़ी रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं पड़ी रेखा को, और जो खड़ी रेखा है इसको क्या कहते हैं, देशांतर। ये तो सबसे सिंपल चीज हुआ अक्षांश और देशांतर रेखा को पहचानने का, कि कौन सा रेखा अक्षांश रेखा होगा सर, कौन सा रेखा देशांतर रेखा होगा। ठीक है, तो खड़ी, इसमें देशांतर में लिख लो क्या, खड़ी, और अक्षांश में लिख लो सबसे पहले क्या, पड़ी। तो खड़ी और पड़ी से याद रखना। ठीक है, खड़ी माने देशांतर और पड़ी माने अक्षांश। ठीक है, पढ़े पढ़े सब लोग बहुत कुछ समझ लेता है। ठीक है, चलो अब आते हैं कि आखिर में अक्षांश है क्या। हम बार बार इसमें डिग्री का बात करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे। तो देखो पहली चीज तो, एक चीज हम अगर ऐसा कहें कि पृथ्वी क्या है, तो एक प्रकार सा फुटबॉल मान लो उसको, गोला गेंद क्रिकेट खेलते हो ना वैसे। ठीक है, उसको बीच से, या तारबूज मानो सिंपल, उसको बीच से क्या है कि काट दो। अगर गोला मानो तो काट दो, अब 2 कटोरा की तरह हो गया। अगर बीच से धरती को काटेंगे तो क्या होगा, वो 2 कटोरे की तरह निकलेगा, 2 कटोरी की तरह। अब इन दोनों कटोरों को हम समझते हैं, एक अगर काटे तो एक भाग ये हुआ और दूसरा भाग ये नीचे वाला हुआ, ये दूसरा कटोरा हुआ। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमको कोणीय दूरी, इसमें हमको कोण निकालना है। आप जब मैथ में पढ़ते हो, गणित में, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कोण निकालते हैं ना, तो कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकलता है, तो कोण 2 तरह से, 2 प्रकार से हम लोग निकालते हैं। या तो लंबवत निकाल सकते हैं कोण को, या क्षैतिज। ठीक है, कैसे, लंबवत और क्षैतिज भी, दोनों तरीका से कोण निकलेगा। अब मानो ये एक रेखा है, ठीक है, अब यहां से हम कोण निकाल रहे हैं। अगर हम कहें कि लंबवत यानी खड़ी लंबवत इसका कोण निकालो, तो एक कोण ऐसे निकलेगा। ठीक है, मानो कि ये लाइन है, ये लाइन है। अब कोण निकालना है, तो एक खड़े भाग में ऐसे 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 कोण निकालते जा रहे हैं। दूसरा कोण क्या निकलेगा, एक एंगल ऐसे है, अब ये देखो, ये क्षैतिज रूप में कोण निकल रहा है। ठीक है, तो 2 तरीका से कोण, 2 बिंदु से कोण निकालते हैं। तो इसमें एक कोण निकल रहा है, इसमें अगर देखें तो ये एक लाइन हो गया, गोला बनाते हो ना क्षेत्रमिति में, बस वैसे उसको इमेजिन करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम 1-1 डिग्री पे एक एक कोण बनाते जाते हैं। मानो ये कुछ डिग्री पर होगा, ये कुछ डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया, फिर ऐसे ही इधर भी निकला, ये हो गया, फिर इधर भी ऐसे ऐसे। ठीक है, सेम काम इस गोले में भी करना है। अब चूंकि ये दोनों हिस्सा एक ही गोले का है, तो
एक एक डिग्री के अंतर पर अगर मानो कि 30 डिग्री का इसका जो कोण होगा और 30 डिग्री का जो इसका कोण होगा, ठीक है। अब इसको हम मिलाते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर जो बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे जो बिंदु है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको मिलाओ, सबको, जितनी भी सारी रेखाएं बनी हैं सबको मिलाओ, ठीक है, सबको। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों जब हम क्षैतिज रूप से, यानी क्षैतिज कोण जब बन रहा है दोनों गोले में, ठीक है, एक गोला नीचे से ये हुआ, दूसरा गोला ऐसे ऊपर हुआ, और जब क्षैतिज कोण बनता है और सबको दोनों ध्रुवों से जब मिलाते हैं इस प्रकार से, तो देशांतर का निर्माण होता है, ठीक है। और हर डिग्री के देशांतर को मिलाने से जो रेखा बनती है वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या हुई, देशांतर क्या हुआ, तो कोणीय दूरी हुआ। इसी प्रकार अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो ये भी अक्षांश रेखा, चूंकि जब हम ऐसे ऊपर की ओर कोण बनाते जाएंगे, मानो 10 डिग्री हुआ, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ऐसे करते करते 90, फिर इधर आ गया क्या 90, ठीक है। तो हर बिंदु पे एक एक ऐसे 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 बनता गया। अब हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री वाले इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेखा बनी है वो क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अक्षांश और देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा। यहां भी इस फिगर में हम देख सकते हैं ये क्या है, ये आपको अक्षांश रेखाओं को समझाया गया है। ये देखिए क्या है कि ये पृथ्वी के एक हिस्से को, ग्लोब के एक हिस्से को काट के निकाल दिया गया है। ये क्या हुआ, सरफेस हुआ, ये हमारे 0 डिग्री हो गया। अब एक एक 10 डिग्री 20 डिग्री अब ऊपर की ओर रेखा खींची गई है, ऐसे ऐसे, है ना। पूरा ये हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा ये कोण बना है, ये पूरा का पूरा ध्रुव से जा रहा है, ठीक है। अब इसी बिंदु से पकड़ के हम ग्लोब के चारों साइड जो सर्कल बना देते हैं, वृत्त बना दे रहे हैं, देख रहे हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक। तो ये जो वृत्त बन रहा है इस कोण के बनने के बाद, वही वृत्त क्या कहला रहा है, तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अगर अक्षांश रेखा हो गया, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो इसके ऊपर जाते 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 90 तक जाएगा, यानी 90 यहाँ हो गया। फिर ऐसे ही नीचे आते आते एक एक डिग्री के अंतर पर यहां तक 90 आया। इसके बाद अगर हम काउंट करें कि कितनी गिनती करने के बाद कितना अक्षांश रेखा बनता है, ठीक है, तो ऊपर हम देख रहे हैं कि 90 तक आया है। तो आप कहिएगा या कोई भी सामान्य विद्यार्थी कहेगा कि सर ऊपर 90 बन रहा है, नीचे 90 बन रहा है, टोटल 180 बन रहा है। नहीं, 90 जो होता है वो एक पॉइंट हो जाता है, वहां कोई रेखा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। वहां कोई जो बिंदु, अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम तुमको कहेंगे कि वृत्त बनाओ, ठीक है, तो वृत्त हम किसी कोई डिग्री बता दी, इस डिग्री का वृत्त बनाओ, 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके, और कोई भी वृत्त अगर पूरा सर्कल घूम जाता है तो क्या होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 का, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो 90 डिग्री का बिंदु है, वो बिंदु कोई रेखा का निर्माण नहीं कर पाता है, यानी कोई वृत्त का निर्माण नहीं कर पाता है, वहां पे उतना जगह नहीं बचता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां तक जो अक्षांश रेखा का संख्या होगा वो 89 होगा, नीचे जो अक्षांश रेखा का संख्या होगा ये 89 होगा। तो टोटल 89 और 89 जोड़ो इसको, 89 और 89, और ये जो 0 डिग्री हमारा भूमध्य रेखा है ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये क्या है, ये एक प्रकार से ग्रेट सर्किल यानी कि महान वृत्त का निर्माण करता है। कौन सा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 9 18 और 1 19 का 9 हाथ में रहा, 1 8 8 16 और 1 17। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 179। क्लियर अक्षांश रेखा। अब आते हैं दूसरे देशांतर रेखा पर। देशांतर रेखा भी क्या है,
कि मैंने कहा कि अक्षांश रेखा आप समझ गए। अब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या है कि क्षैतिज रूप में हम एक एक डिग्री के अंतर पे जो कोण बनता है, देखिए 1 डिग्री का, यहाँ 10 डिग्री का अंतर, ये 20 हो गया, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से 90 बना है। और ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा कहां तक, 90 से लेते हुए 180 तक, फिर इधर से भी जाएगा 180 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हर 1 डिग्री के अंतर पर दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है, उसी रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर जो दोनों जो है वो क्या है, कोणीय दूरी है, एक कोण से दूसरे कोण। जैसे ये कोई लाइन है और ये लाइन है, अगर ये 30 डिग्री का इस बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका कोणीय दूरी कितना हुआ, 30 डिग्री का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ क्या है, ये कोणीय दूरी है। अक्षांश और देशांतर क्या होता है, ये कोणीय दूरी होता है। और दोनों एक एक डिग्री के अंतर पर जो खड़ी रेखा खींची जाती है दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। तो दो देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा का क्या क्या खासियत है, तो हर एक देशांतर रेखाएं, जितनी भी सारी देशांतर रेखाएं हैं, वो दोनों ध्रुवों पर सारी रेखाएं जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, इस तरह, ऐसे ऐसे सारी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर जाएगी और मिलते जाती है एक दूसरे से, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं क्या हो गई, ये आपको दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल रही हैं। और दो देशांतर रेखा, यानी कि यहां हम देख रहे हैं इसमें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, और इसके जस्ट उलट पीछे के साइड 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये हुआ अगर 180, तो इधर वाला हो जाएगा 0 डिग्री, और ये दोनों मिलके एक पूरा वृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। तो दो देशांतर रेखाओं के मिलने से एक वृत्त बनता है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो स्वयं हर एक अक्षांश रेखाएं अपने आप में एक वृत्त का निर्माण करती है। साथ ही साथ मैंने कहा कि अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा होता है वो एक बड़ा वृत्त बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल, महान वृत्त, ठीक है। वहीं जो जितनी सारी अक्षांश रेखाएं हैं, सारी अक्षांश रेखाएं अपने आप में एक महान वृत्त का निर्माण करती है। सभी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी, जबकि देशांतर रेखा की अगर सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होगी वो एक समान होगी, ठीक है, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से गुजर रही है। जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है, ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घटते जाती है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर क्लियर हो गया अब आपको, अब कोई भी कंफ्यूजन यहां से नहीं है। अब हम भारत पर आते हैं, तो अक्षांश और देशांतर में कोई दिक्कत नहीं, ये समझना बहुत ही आवश्यक था। हम अगर ये बताएं केवल कि अक्षांश ये है, देशांतर भारत का ये है, कोई भी स्थान इस अक्षांश पढ़े इस देशांतर पढ़े, तो वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और जब समझ ही नहीं पाओगे तो पढ़ने से क्या फायदा, फिर वही बोर्ड परीक्षा में वैसा ही विद्यार्थी जाके प्रोडिगल साइंस बोल के आता है जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। और जब मास्टर पढ़ाएगा अंडरलाइन करके, ऐसे क्लियर करके नहीं पढ़ाएगा तो क्या होगा, फिर वही किसी काम का नहीं वो। तो जब ज्योग्राफी भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं, भूगोल क्या कौनो विषय पढ़ो, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, सब में डायग्राम, मैप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा फायदा है। भूगोल क्या है, भूगोल एक स्थानिक विषय है, उसको कहते हैं, मतलब हम भूगोल में किसी स्थान का अध्ययन करते हैं। जबकि इतिहास में क्या है, इतिहास में समय सारणी के आधार पर घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि कौन सा घटना कब हुआ था, समझे। तो हम आते हैं अब अपने प्यारे भारत के बारे में जानते हैं। जो बेसिक चीज जानना था, अक्षांश और देशांतर, वो हम जान गए हैं। चलो अब हम अपने प्यारे भारत को समझते हैं। तो भारत की स्थिति देखें, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार आप जान चुके हैं क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि का। लेकिन अगर कहेंगे अंडमान और निकोबार का तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, ठीक है। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार कहेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ,
भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझे? इसी तरह स्थलीय सीमा अगर कहें तो ये लगभग हमको 15,200 के लगभग आता है, जबकि जलीय सीमा जो है ये आपको 7516.6 किलोमीटर का है। कितना? 7516। ठीक है, तो टोटल अगर भारत का स्थलीय और जलीय सीमा को जोड़ के कहें तो कितना हो जाता है? लगभग आपको ये हो जाएगा 22,000 के लगभग। ठीक है, 22,000 के लगभग में भारत का टोटल जलीय और स्थलीय सीमा आता है। ठीक है, अब आते हैं कर्क रेखा। भारत का जलीय सीमा कितना हो गया? 15,200 के लगभग, और स्थलीय सीमा कितना हुआ? स्थलीय सीमा कितना हुआ? 15,200 किलोमीटर, और स्थलीय जलीय सीमा कितना हुआ? वो हुआ आपको 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ स्थलीय सीमा और ये हुआ समुद्री सीमा। समुद्री सीमा में हम लोग ये लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार की जो समुद्री सीमा है उनको भी इसमें जोड़ते हैं। साथ ही साथ ये गुजरात से लेके ये बंगाल तक का एरिया। अब आते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा पर पूछेगा, आप कभी पटना से रांची गए हो? तो पटना से रांची जब भी जाओ तो दिखता है, आप रास्ते में जब भी जाओगे तो आपको कर्क रेखा वहां दिख जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा रास्ते में लैंडमार्क दिया हुआ है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। समझे? देखो, जो कर्क रेखा है या अक्षांश और देशांतर रेखा है वो एग्जैक्ट क्या है कि चिन्ह नहीं पाड़ा गया, कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे धुआं पाड़ते हैं ना, कबड्डी खेलते हो ना, तो बीच में जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? धुआं। कबड्डी छू के आना, तो वैसा दिखने वाला धुआं चिन्ह नहीं होता, वो एक प्रकार से मानव के द्वारा वो मतलब काल्पनिक रेखा है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वो एग्जैक्ट दिखता नहीं है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, इन दोनों के बीच में ही सूरज का रोशनी यानी तापमान वो सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो हम 21 जून जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है ये जाके सर्च करना, मैं बाद में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि 21 जून को ही हम क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी जी इतना सब कुछ किए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो 21 जून का ही दिन क्यों रखा गया? समझे? चलो आते हैं अब कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा हम जानते हैं भारत के बीच से लगभग गुजर रही है। कहाँ? भारत के लगभग बीच से। तो कर्क रेखा पर आपकी बहुत बार परीक्षा में भी बहुत सारा पूछता है, और आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि कर्क रेखा कौन कौन सा ऐसा स्टेट है, राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। समझे बाबू? तो देखो, सबसे पहला जो राज्य है, स्टेट है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, याद करो, इसको कर लो। क्या नाम है इस ट्रिक का? मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा, गमछा झार, झाकर झार औझार। समझे? पुराना एक गाना नहीं चला करता था, जा झार के, तो वही मित्र पर गमछा झार। ठीक है वो। तो मित्र से मी से क्या हुआ? मिजोरम। मिजोरम। त्र से क्या हुआ? त्रिपुरा। त्रिपुरा। प से क्या हुआ? प से हुआ पश्चिम बंगाल। र से क्या हुआ? राजस्थान। र से हुआ राजस्थान। अब ग से क्या हुआ? ग से हुआ गुजरात। ग से हुआ गुजरात। फिर है म। म से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। ठीक है। छ से छत्तीसगढ़। छ से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। और झाड़ से जा झाड़ के मतलब झारखंड। ठीक है। चलो
तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? तो टोटल 8 राज्य हैं। क्या नाम है उनका? तो ट्रिक लगाओ, मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर जब गमछा झाड़ ही दोगे तो बचवे क्या करेगा बाबू, बताओ। ठीक है, चलो। तो जो मित्र है, मित्र होता ही है इसीलिए झाड़ने के लिए। मित्र बहुत सारी चीजों में काम आता है, आपको झाड़ो। तो कितने राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा? ये 8 राज्यों से गुजर रही है। कहाँ कहाँ? ये हो गया गुजरात, उसके बगल में यहाँ से है राजस्थान, फिर ये मध्य प्रदेश, ये हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं इधर ये झारखंड, फिर त्रिपुरा, ये फिर बंगाल, फिर ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ दीजिएगा तो ये आपका टॉपिक क्लियर, समझ गए हो ना। चलो अब आओ देखते हैं कि भारत का मानक समय। मानक समय क्या होता है? तो किसी भी जगह का मानक समय वो समय होता है जहां से हम पूरे उस देश का उस रेखा से समय का मापन करते हैं, यानी वहां से हम घड़ी मिलाते हैं। वहां से जो वहां का जो समय होगा किसी एक जगह का, वहीं से हम घड़ी मिलाते हैं। हम अपना घड़ी कहां से मिलाते हैं? तो मिलाते हैं 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इससे 82.5 डिग्री पूरब जो देशांतर रेखा है, यही रेखा से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो पूछेगा ये जो रेखा है वो कहां से एग्जैक्ट गुजरता है? मिर्जापुर देखे हो? वही मिर्जापुर जहां के लिए कालीन भैया और गुड्डू पंडित में झगड़ा होता है, मिर्जापुर की गद्दी के लिए। किस लिए कालीन भैया और गुड्डू पंडित में झगड़ा होता है? तो मिर्जापुर के गद्दी के लिए। ठीक है, तो ये जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर के पास से ही ये रेखा, हमारा जो समय है वो माना गया है, यहीं से गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर, या इसमें दे देगा कभी कहीं कहीं नैनी, वहीं पर है, या दे देगा इलाहाबाद। अब तो ये हो गया है क्या? प्रयागराज। इलाहाबाद क्या हो गया है? प्रयागराज। पहले नाम था, सबसे पुराना नाम भी हालांकि प्रयागराज ही था, सबसे पुराना नाम भी प्रयागराज ही था, बाद में बदल के हो गया इलाहाबाद, और पुनः हमारे मोदी जी, योगी जी ने इसको क्या कर दिया? प्रयागराज। ठीक है, तो यहीं से, इसी मिर्जापुर या नैनी से हमारा समय मिलाया जाता है। ठीक है, हर कोई यहीं से समय मिलाता है। चलो, तो हम समझ गए कि हमारा जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है? मिर्जापुर से। चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो किन किन राज्यों से होके गुजरती है, ये जानना भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार में एक बहुत अच्छा लड़कों को के लिए शब्द यूज किया जाता है, क्या बुआ? छौड़ा। क्या लड़कों क्या कहते हैं? छौड़ा। तो छौड़ा याद रखना, यूपी में छौड़ा, उसको ऐसे ट्रिक बनाओ, जैसे हम मित्र पर गमछा झाड़ की दिए थे ना, वैसे ही जिसमें बनाओ यूपी में छौड़ा, छौड़ा। ठीक है, उड़ा और आ लिखो इसको, छौड़ा। ठीक है, यूपी में छौड़ा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, उ मतलब उड़ीसा, उड़ा मतलब उड़ीसा, और आ अंतिम में है तो आंध्र प्रदेश। यूपी में छौड़ा, तो यूपी का जो छौड़ा होगा, ठीक है, तो यूपी में छौड़ा, वहां से क्या गुजर रही है? भारत का मानक समय। यूपी, नीचे हो गया मध्य प्रदेश, उसके नीचे हो गया छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी में छौड़ा। तो कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 और 5 राज्य से ये 82.5 डिग्री का जो रेखा है वो गुजर रहा है। ठीक है, तो हम इसको समझ गए, भारत का विस्तार समझ गए हैं। क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा जान गए हैं, समुद्री सीमा जान गए हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा तो हमारे लिए मतलब नीचे 23.5 डिग्री जो दक्षिण का अक्षांश रेखा, उसी को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है,
और भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूरब का है। ठीक है, इसमें एक और सवाल पूछता है कि भारत का जो मानक समय है, एक बार किसी एग्जाम में पूछा था कि बताओ बताओ ऐसा कि जब गुजरात के लोग जब अरुणाचल के लोग खेतों में हल जोत रहे होते हैं तो गुजरात के लोग गुजरात के लोग सो कर ही उठते हैं। समझे, मतलब अरुणाचल का जो किसान होता है वो खेत में हल चला रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो गुजरात में लोग सो कर ही जगते हैं। यानी कि अरुणाचल में सूर्योदय पहले हुआ, जहां सूर्योदय पहले हो जाएगा तो काम करने लोग पहले ही जाएंगे, सामान्य सी बात है। जहां सूर्योदय बाद में होगा, जब से जागो तभी सवेरा, कहावत ही सुनते आ रहे हो। तो जब से जागो यानी कि सूर्योदय हो गया, जाग गया लोग अरुणाचल का। गुजरात में सूर्योदय बाद में हुआ, लोग बाद में जागा। ठीक है, तो पूछता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो समय है उसमें कितना का अंतर है। ठीक है, तो अभी अभी हम अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जाने हैं कि क्या होता है। एक और बात उसमें जान लो कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा में कितने मिनट का अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। यानी कोई इंसान 1 अक्षांश पर है, 1 डिग्री अक्षांश पर है, दूसरा इंसान 2 डिग्री अक्षांश पर है, तो दोनों के घड़ी में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितना, 4 मिनट का। वैसे ही अब भारत का 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, अक्षांश में नहीं। 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 4 मिनट का। भारत का देशांतर, ये विस्तार हम जानते हैं कहां कहां से है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से भारत फैला हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ठीक है, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अगर हम इस दोनों को घटाएंगे मोटा मोटी, ठीक है, लगभग मान लें, तो मोटा मोटी मानो इसमें अगर घटा दो तो 30 डिग्री का मोटा मोटी अंतर आ रहा है। कितना, 30 डिग्री का अंतर। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट का अंतर आ रहा है 1 डिग्री देशांतर में, ठीक है, 4 मिनट का अंतर आ रहा है, तो ये दोनों बिंदु जो इसमें 30 डिग्री का अंतर है, तो समय में कितना अंतर हो जाएगा, 30 गुना 4 करेंगे 120 मिनट, यानी कि टोटल 2 घंटा लगभग। कितना का अंतर है, 2 घंटा का। ठीक है, समझे कि एक बार फिर से बताएं, सुनो एक बार फिर से। 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर, 4 मिनट। तो भारत का जो देशांतर का विस्तार है कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। मोटा मोटी अगर इसको घटा दोगे तो कितना आता है, लगभग 30 डिग्री का 29 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो 29 डिग्री दशमलव कुछ कुछ करके आता है। ठीक है, तो लगभग हम 30 डिग्री उसको लेते हैं, और 30 डिग्री यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में 120 मिनट, तो टोटल अंतर कितना हुआ, लगभग 2 घंटा का अंतर हो गया भारत के पूरब और पश्चिम बिंदु में। समझ में आ गया। अब चलो, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग आज बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं भारत का विश्व से क्या संबंध है। हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पुराना देश रहा है। क्या, दुनिया के सबसे पुराने देशों में से है। हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से थी। ठीक है, तो हर जगह का जो लोग होता है वो कुछ न कुछ व्यापार करेगा, कुछ न कुछ ऐसा, मतलब व्यापार वाणिज्य में लगा रहता है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ व्यापार चलता ही रहता है, हर कोई व्यापार करता रहता है। तो भारत का जो अवस्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है, मतलब कहो तो एकदम धांसू गर्दा जगह भारत का जो अवस्थिति है। इस कारण से इसको जो पावर मिलता है वो पूरी दुनिया को हिलाने का पावर है। चाइना इसीलिए इस कारण से भी डरता है भारत से, काहे कि भारत का जो लोकेशन है वो इसको बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस देता है पूरे दुनिया में। अमेरिका भी इसी कारण भारत को ज्यादा महत्व देता है। चाइना तो डरता ही है। क्यों डरता है, तो भारत का जो हम देखें जगह, भारत आपको कहां पर है, तो भारत आपको है, ये देखिए निकला हुआ हिस्सा जो है वो एकदम बंगाल की ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। कौन सा, हिंद महासागर, और उसका नाम हमारे प्यारे भारत और इसके संस्कृति के को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ठीक है,
तो हमारे जो स्थिति है हिंद महासागर में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यापार के नज़रिए से देखें तो ज़्यादातर तेल कहाँ से आता है? अरब से आता है। सब अरब कमाने जाता है ना। इतना ज़्यादा अरब का देश अमीर का है तेल बेच बेच के, और कोनो कुछ वहाँ नहीं है। तेल बेचता है और सब पैसा जो शेख है सब पैसा छाप के एकदम गर्दा उड़ाए हुए दुनिया में। इसीलिए उसका थोड़ा दबदबा भी कभी कभी रहता है। कहता है ज़्यादा झगड़ा करोगे तेले बंद कर देंगे। भारत में एक दो बार इसके कारण महंगाई बहुत बार बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में तेल के कारण झमेला हो जाता है। तो झमेला हो गया तो महंगाई बढ़ ही गया। भारत में बहुत बार हुआ है ऐसा। ठीक है। तो भारत का जो स्थिति है यहां से देखो क्या है, ईरान तेल बेचता है, इराक बेचता है, सऊदीया बेचता है। ये लोग जो तेल बेचता है फिर इधर से तेल आता है। तो ये जो तेल का रूट है भारत जो है इसी तेल रूट के करीब है। तो भारत चाइना जो है सो इस कारण से भी भारत से बहुत डरता है। कहे कि भारत कभी भी इसका रास्ता बंद कर देगा तो तेल मिलना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इस रास्ता से ये जो रास्ता है ये रास्ता है तेल वाला। और तेल जो है वो दुनिया का ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है। तेल, हर किसी को तेल चाहिए होता है। गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। घोड़ा के लिए नहीं, घोड़ा तो घास खाएगा। मतलब बताए कि गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। गाड़ी नहीं रहेगा तो फटफटिया नहीं चलेगा। ठीक है। तो वैसे ही तो भारत का जो जगह है वो क्या है, इस तेल के रास्ते को ये भारत कभी भी चाहेगा तो ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए चाइना इस चीज को भी समझता है। और भारत का जो हम प्राचीनतम समय की बात कर रहे थे भारत के व्यापार की, तो भारत का जो प्राचीन समय रहा है, भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते पे रहा है। यहाँ से ये अगर हम इसको अगर प्राचीन भारत की बात करें, अखंड भारत जो हमारा हुआ करता था, कभी पाकिस्तान को भी अपने आप में ले लो, इसको ऐसे कर दो। ठीक है। अब यहाँ से भारत जो है सो अफगानिस्तान से व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ईरान से। बाद में भी हम जब मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य में भी हम जानते हैं ना कि बहुत सारे यात्री आया करते थे, व्यापारी आया करते थे। जैसे कि अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक का भी संबंध था सीरियाई नरेश से। बिंदुसार जो है उसका भी संबंध था सीरिया के शासक से, एंटियोकस से। ठीक है। बाद में 1498 में हम जानते हैं कि केप ऑफ गुड होप, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ से? पुर्तगाल का था, यहाँ का था। वो भारत के बारे में सुन चुका था। भारत सोने की चिड़िया था और इस चिड़िया को खोजते हुए वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली नाविक था। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए यानी पूरी अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत की खोज में कालीकट तट पर पहुंचा। और मसालों का एक प्रकार से वो जो यहाँ से मसाले खरीद के गया उसका उसको 600 गुना कहा जाता है या 60 गुना कुछ, आई थिंक एग्जैक्ट। ठीक है। उससे उसको मुनाफा मिला था। ठीक है। तो मसालों से वो मुनाफा जो कमाया उसके बाद ये देखते हुए बहुत सारे यूरोपीय भारत आने लगे। ठीक है। तो भारत का संबंध प्राचीन समय से ही विभिन्न देशों से रहा है, हमेशा से। ठीक है। भारत जो है वो आपको पता है कि घिरा हुआ है पर्वतों से, लेकिन पर्वतों में बहुत सारे दर्रे होते हैं, आने जाने का रास्ता। उन दर्रों से होके ही बहुत सारे यात्री आते रहे हैं हमेशा से। जो आक्रमणकारी आए जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम हुए या मुगल हुए या जो भी हुए, वो कैसे आए भारत में? तो उन दर्रों के माध्यम से ही आए। ठीक है। तो इस तरह से भारत का संबंध हमेशा से विभिन्न देशों से स्थापित रहा है और इसका स्थान पूरी दुनिया में काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक बहुत ही अच्छा कहना था कि इंसान अपने मित्र बदल सकता है, दोस्तों को एक बार आप बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता है। ठीक है। इसीलिए पड़ोसियों का अच्छा होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बताओ, सबसे ज्यादा कोई भी लड़का हो, कोई भी पढ़ने वाला हो, किससे त्रस्त है? पड़ोसी से त्रस्त है। ससुराल कहीं जाएगा कुछ न कुछ लगेगा कि वो उसका परिवार वाला तो समझेगा बात, पड़ोसी नहीं समझेगा। तो भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ है। भारत का दो ऐसा पड़ोसी है
भारी खतरनाक है, समझ भी नहीं करता, लंठ जिसको कहते हैं, और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा तिक्रम करते रहता है कि भारत एकदम परेशान ही रहता है उससे। तो दोनों पड़ोसियों के बारे में हमको जानना चाहिए सबसे पहले। तो जो सबसे पहला पड़ोसी है जो हमारी आज़ादी के साथ ही हमारे साथ बना था, हमारे हिस्से को काट के एक बहुत बड़ा, मतलब एक जो बहुत बड़ा हिस्सा था उसको अलग करके एक देश बनाया गया, उसका क्या नाम था? पाकिस्तान। तो हमारा पहला पड़ोसी है पाकिस्तान। ये आपको भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। क्या? उत्तरी पश्चिमी हिस्से, पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों में कौन सा है? पाकिस्तान है। जो अफगानिस्तान है इससे भी हमारा छोटा सा बाउंड्री लगता है, यहाँ पे 106 किलोमीटर मात्र बाउंड्री हमारा लगता है, वो लगता है अफगानिस्तान से। लेकिन ये जो अफगानिस्तान का सीमा है वो क्या है? पाकिस्तान ने जो एक कश्मीर का हिस्सा कब्जा करके रखा है उसमें पड़ता है। ठीक है, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा कर लिया है उसमें हमारा 106 किलोमीटर का सीमा अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है। अगला हमारा पड़ोसी कौन है? वो चाइना है। चाइना भी वो इसने टेढ़ पड़ोसी है, बार बार कुछ न कुछ ऐसा करते रहता है ताकि भारत को तंग करते रहे। चाइना क्या किया है? वो ऐसा रास्ता बना दिया है यहाँ से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, ताकि उसको ट्रेड करने में, व्यापार करने में सहूलियत हो। बताओ, हमारा जम्मू कश्मीर हिस्सा और तुम जबरदस्ती उसमें, पाकिस्तान तो एक दो कब्जा करके रखा है और तुम जबरदस्ती चाइना उसमें घुस के रोड बना दिया है। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को लेके भी हल्ला करते रहता है कि मेरा है, जबरदस्ती का मेरा है। मतलब हमारा जमीन है, कोई आके कहेगा कि अरे वो मेरा है, मेरा आरी उस खेत में जा रहा है तो वो मेरा लाओ, तो कोई मतलब होगा? जो कागज है दिखाओ, कागज अगर है तो, कागजे नहीं है, जबरदस्ती का मेरा है। ठीक है, तो एक तो हमारा पड़ोसी चाइना पाकिस्तान हुआ, दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान हुआ, तीसरा है चाइना। चाइना को भी देख लिए, चाइना के साथ कौन कौन, अच्छा ये देखते हैं चीज के साथ क्या, कौन कौन देश का सीमा, राज्य का सीमा लगता है। तो पाकिस्तान का अगर बात करें तो गुजरात हो गया, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ और जम्मू कश्मीर, और एक हो गया लद्दाख। काहे कि जम्मू कश्मीर दो भाग में बट गया है 2019 से, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी सीमा पाकिस्तान से लगता है। अफगानिस्तान का जो सीमा है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, हालांकि अब वो हिस्सा जो है सो लद्दाख के क्षेत्र में आता है। अब आते हैं चाइना के साथ कौन कौन राज्य का सीमा लगता है। तो चाइना के साथ जो सीमा लग रहा है वो एक लग रहा है लद्दाख का, दूसरा लगता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, तीसरा लगता है उत्तराखंड का, चौथा लगता है इधर सिक्किम का, फिर लगता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये इतने राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? चाइना के साथ। नेपाल के साथ सीमा किसका किसका लगेगा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और बंगाल। तो इतने राज्य हैं जिसका सीमा लगता है आपको नेपाल से। नेपाल हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जहां बिहारी आते जाते रहते हैं, जो सीतामढ़ी और उससे बॉर्डर से जो लगा एरिया है ना, मतलब कि अगर हम बात करें नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, फिर आगे बढ़ते हैं तो मधुबनी भी है, उसमें शामिल करो मधुबनी, फिर आगे बढ़ो तो पूर्णिया है, कटिहार है, सुपौल है, फिर अररिया है। मतलब ये जो सीमा का हमारे जिले हैं, ये सब जो एकदम खुला सीमा है, आते जाते रहो। जोगबनी बॉर्डर बहुत बार पार करते हैं लोग। फिर इधर से जाओगे मधुबनी, मधुबनी में ही है जयनगर, तो जयनगर से लोग भी नेपाल जाते हैं। तो एक तरह से जो नेपाल के साथ हमारा सीमा है वो एकदम खुला है। बहुत लोग नेपाल जाते हैं काठमांडू घूमने, कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं, आराम से जब जाओ घूम के आओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन सा है इधर, भूटान। भूटान के साथ भी हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने आने में। सिक्किम का लग रहा है, फिर लग रहा है आसाम अरुणाचल का सीमा किसके साथ? भूटान के साथ। फिर आते हैं इधर, और चाइना हो ही गया। अब आते हैं इधर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो हमारा बाउंड्री है वो सबसे बड़ा बाउंड्री है, 4093 किलोमीटर का जो सीमा है वो हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। कौन करवा दी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इस क्षेत्र का भूगोल बदल दिया, यानी पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है। ठीक है, अब आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार का भी सीमा लगता है किससे लगेगा? तो अरुणाचल हो गया, उसके नीचे है नागालैंड, उसके नीचे है मणिपुर, उसके नीचे है
मिजोरम, ठीक है। तो इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती। दो ऐसे देश हैं जिसका सीमा हमारा, जो हमारी ये समुद्री सीमा से भी जुड़े हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो श्रीलंका है, और इधर कौन सा है, ये मालदीव, ठीक है। ये दोनों हमारी समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी है, एक का नाम है पाक की खाड़ी, दूसरे का नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। आपको यहां दिख रहा होगा। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, मतलब जो राम जी वाला पुल है, राम सेतु, उसके ऊपर यानी पंबन के ऊपर वाला जो है खाड़ी, उसका नाम है पाक खाड़ी। और नीचे वाला क्या कहलाता है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलो। तो ये हमारा एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम शुरुआती में एक बात बताए थे कि टॉपर और सामान्य में अंतर क्या है। समझो, टॉप काहे करता है, साधारण विद्यार्थी जो है वही किताब वही पढ़ रहा है, वही मास्टर से वो पढ़ रहा है, ठीक है। मास्टर भी वही, समय वही, किताब वही, बोर्ड वही, सब कुछ वही, तब काहे एक वो टॉप करेगा, सब काहे नहीं टॉप, सबका नंबर काहे नहीं आता। तो छोटा मोटा अंतर होता है, ज्यादा नहीं। किताबो वही है, समझ रहे हो ना बुआ। नहीं समझबो तो जईबा और का कहावत, एक रिक्शा के पीछे नहीं लिखा रहता है, लटकले बेटा तो गिल्ले बेटा। तो लटकले बेटा नहीं, ठीक है। माने कि लटकले मतलब लटकल लटकल नहीं पढ़ना है, पढ़ना है समझ के अच्छा से, यानी रिक्शा पर बैठ के जाना बढ़िया से, ताकि टॉप करो, ठीक है। तो जो टॉपर विद्यार्थी है, जो साधारण विद्यार्थी है, ओकरा में एके गो अंतर है, सब कुछ वही है, पढ़ता और आंसर करता बस अलग तरीका से। अब भूगोल कोई पढ़ रहा है, अब मानचित्र नहीं बनाएगा, ग्लोब नहीं बनाएगा, मैप नहीं बनाएगा, तो काहे का भूगोल पढ़ रहा है। अब मानो कि इतिहास पढ़े हो, ठीक है, तब इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, या मगध महाजनपद में चूंकि मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है। जब महाजनपद पढ़ते हैं तो भारत में 16 गो महाजनपद था। कितने महाजनपद थे, महाजनपद की अगर बात करें, महाजनपद, तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। बिहार में 3 महाजनपद थे। कितने, बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन, सबसे पहला नाम लिखते हैं, सॉरी, सबसे पहला जो नाम है बिहार का, बिहार के महाजनपद का, वो है मगध, जिसको आज लोग मगह कहते हैं, मगही, मगही है ना, ठीक है, मगध। दूसरा महाजनपद कौन सा हुआ, अंग। तीसरा महाजनपद कौन सा हुआ, ये वैशाली या वज्जी, जो बोलो वज्जी, ठीक है। तो ये 3 महाजनपद बिहार में थे, लेकिन मगध महाजनपद जो हुआ, यही एक बड़ा पूरे भारत में साम्राज्य काहे बना सका। तो इस चीज को अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो काहे क्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो मगध महाजनपद पूरे भारत में ही काहे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सका, इसका भौगोलिक कारण था। तो भूगोल हम पढ़ेंगे तो इस कारण को समझना जरूरी है। ऐसे पढ़ो। अब राजगीर जाते हो, राजगीर में देखते हैं चारों तरफ से पहाड़ है, तो इसका पहले राजधानी हुआ करता था राजगीर। बाद में जब ये बड़ा साम्राज्य बन गया, शक्तिशाली हो गया, तब इसका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र आता है, ठीक है। तो मगध जो महाजनपद है, इसकी राजधानी राजगीर चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, यानी कि यहाँ इसको जीतना बहुत मुश्किल था, एक तरह से अभेद दुर्ग बना रहा था, ठीक। फिर क्या है कि ये वाला जो राजगीर क्षेत्र है, जो मतलब ये पूरा हम एक तरह से राजगीर हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सोना लोहा मिला करता था। क्या, लोहा। भौगोलिक कारण एक तो था, भौगोलिक कारण सबसे महत्वपूर्ण था, यहाँ लोहा बहुत बड़ी मात्रा में मिला, जंगल थे, जंगल से हाथी मिला, ठीक है। तो इन वजहों से ये आसानी से अपनी शक्ति को मजबूत किया, और धीरे धीरे सारे महाजनपद को जीत के चाणक्य के देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने
पूरे भारत को जीत के एक बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये कहाँ से हम समझते हैं? जब तक हम भूगोल के माध्यम से इस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि मगध महाजनपद सामान्य सा सवाल है कि काहे एक बड़ा साम्राज्य बन पाया, बाकी सब क्यों नहीं बना? 16 महाजनपद थे, बिहार में 3 था, ठीक है, तो यही क्यों बना, बाकी क्यों नहीं बना? समझे? तो इसी तरह से अब हम अगर पढ़ेंगे क्या, अब अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही हैं। ये कभी इस पर गौर किए हो? क्यों नदियों के किनारे ही क्यों है? ये जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का यही क्षेत्र है ना, ये वाला। जैसे यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी ऐसे, तो सिंधु की सहायक नदियों वाला ये क्षेत्र है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, ठीक है। तो यही क्यों विकसित हुआ हड़प्पा सभ्यता, बाकी जगह में नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ शुद्ध पानी की उपलब्धता थी, नदियां थी, तो नदियों के कारण कृषि करने के लिए उपजाऊ मृदा मिला, उपजाऊ मिट्टी मिली, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब बनाओगे परीक्षाओं में, ऐसे समझाओगे, जब मौर्य साम्राज्य पूछेगा तो मानचित्र के माध्यम से, हड़प्पा पूछा तो उसको ऐसे बना के, तब तुम्हारा जो नंबर है वो टॉपर वाला नंबर होगा। नहीं तो सामान्य ऐसे ही लिख देने से कोई थोड़े टॉप कर देगा। यहाँ सबको जसपाल गेस्ट पेपर मिलता है और स्टूडेंट फ्रेंड्स का बहुत दूसरा हर तरह का आता है, तो उसको पढ़ने से नंबर नहीं मिलता। ज़्यादातर 90% विद्यार्थी वही करता है, 99% मास्टर ही बताता भी नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे जब तक नहीं पढ़ोगे तो आएगा कैसे? केवल रीडिंग देने से नहीं आता है, समझे? तो ये होता है। अब हम अगर पढ़ेंगे ये पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान को अगर हम वर्तमान घटनाओं से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो उसको जब तक व्यवस्थित तरीका से नहीं उसको पढ़ पाते हैं, तब पकड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी सर फोड़ लो, फिर वही कोई टॉपर नहीं निकलेगा। जो वैसा पढ़ेगा, इस तरीके से आंसर करेगा, वो टॉप करेगा, समझे? तो बेहतर पढ़ाई, नंबर के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर पढ़ाई होना जरूरी है, समझे? तो ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आज का ये पढ़ाई था, आज का ये सेशन था, वो एकदम झकास रहा होगा, गर्दा उड़ा दिए होंगे, है ना? गर्दा समझ में आया है? एकदम वैसे ही जैसे कि मिथिला के माछ और मखान, मगही पान और भगलपुरिया आम जितना तगड़ा होता है ना, उम्मीद करते हैं उतना ही तगड़ा आज का आपका सेशन रहा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।